everyone, my name is Manju Saraswat and again I am with you with chapter Globalization and the Indian Economy. In this chapter we will know about the remaining topics. These are factors that have enabled globalization, foreign trade, World Trade Organization, impact of globalization in India, and the struggle for a fair globalization. So let's start with factors that have enabled globalization. So first of all, I will remind here what is globalization. As you know, I have told you in previous video. Students, a process of growing integration of an economy with the rest of the world. Different economies share the fruits of developments and also became more independent is known as globalization. In simple words, I can say कि the integration of the world, of the countries, है ना, many countries in the world through trade is called globalization. तो ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कंज्यूमर्स को बहुत ज़्यादा वाइड वैराइटीज़ प्रोवाइड कराती है, प्रोड्यूसर्स को भी चांस देती है ना, और यहाँ वर्कर्स के पास भी जॉब के चांस होते हैं. तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या है, ये एक एग्जांपल के थ्रू जैसे समझ सकते हैं कि और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. जैसे कि चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो इंडिया में अपने टॉयज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर कि आपको पता है कि इंडिया में ऑलरेडी जो टॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पर सेल किए जाते हैं, और यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं चाइनीज़ टॉयज़ यानी कि जो प्लास्टिक के टॉयज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा सस्ते दामों में चीप रेट पर और अच्छी न्यू डिज़ाइंस जो प्रोवाइड की जा रही है. तो लोकल मार्केट में बहुत जल्दी ही इसने इंडियन टॉयज़ को रिप्लेस कर दिया है चाइनीज़ टॉयज़ ने, और कितने सारे लोग जो है चाइनीज़ टॉयज़ ही परचेज़ करते हैं. एंड लोकल मार्केट में तो जैसे कि फ्लड आ गया है चाइनीज़ टॉयज़ का. तो आप ये देखेंगे कि लोग ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है और लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन टॉयज़ जो थे वो महंगे थे. अभी इंडियन टॉयज़ की कंपैरिजन में कैसे हैं, ये सस्ते हैं. तो ये हो क्या रहा है कि एक्चुअली क्या है कि चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं वो जो इंडियन मार्केट में आए, ये क्या है, ये ट्रेड का ये रिज़ल्ट क्या है. इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन, जैसे कि कॉम्पिटिशन हुआ चाइनीज़ टॉयज़ में इंडियन टॉयज़ में, तो चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं वो बेटर प्रूव हुए हैं, है ना. एंड इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज़. भाई जो बायर्स हैं उनके अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो सस्ते दामों में टॉयज़ परचेज़ कर सकते हैं. फॉर द चाइनीज़ टॉयज़ मेकर्स, यहाँ पर वो क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा. तो यहाँ पर जो इंडियन जितने भी हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करनी पड़ रही हैं, लॉसेस की, है ना. उनका मार्केट भी श्रिंक हो गया है. तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के जैसे कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं. बीते कुछ सालों में ग्लोबलाइजेशन और ट्रेड ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन क्या रीज़न है कि ये जो है ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ तो कई सालों से जो है ये ट्रेड होता चला आ रहा है ना. जब हम कॉलोनीज़ में थे तब भी, जब हम कंट्री को कॉलोनी बनाया गया था तब भी यहाँ पर ट्रेड के पर्पज़ से बहुत सारी एमएनसीज जो थी, जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप किए गए थे, है ना. लेकिन अब जो है ये इसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रैपिड हुआ है. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इनेबल्ड हुआ है. तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, रैपिड इम्प्रूवमेंट जो टेक्नोलॉजी में हुआ है, ये भी एक मेजर फैक्टर है. जैसे कि आप देखेंगे कि पास्ट 50 ईयर्स में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से जो गुड्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पर भी पॉसिबल हो पाया है लोअर कॉस्ट पर. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन में इम्प्रूवमेंट है, इसने भी ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा स्पीडअप कर दिया है, बूस्टअप कर दिया है. इवन आप देखेंगे जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हुआ है
वो भी इसका एक अनदर फैक्टर है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ ऑल्सो, है ना। रिसेंट टाइम में जो टेक्नोलॉजी इन एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजिंग रैपिडली। एवरीवन इज़ यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर एंड हम सभी में इनकी अवेयरनेस है। ऑल जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके बैड इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन हम यहाँ पर उसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ऑल पीपल आर नाउ दे आर टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ दीज गैजेट्स। और इसमें कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, इसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा बूस्टअप हुआ है। तो टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ और जो है या टेलीग्राफ्स, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन, है ना, ये सब एक दूसरे से कांटेक्ट के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड में यूज़ किए जा रहे हैं एंड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज ऑल्सो। नाउ दिस पॉसिबल कि आप कितने भी दूर दराज एरिया में हैं, लेकिन फिर भी जो है टेक्नोलॉजी की वजह से आप एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को इन्होंने बूस्टअप किया है। दिस हैज़ फैसिलिटेटेड बाय द सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन डिवाइसेस ऑल्सो, है ना। अब यहाँ पर अब देखेंगे कि इंटरनेट ने जैसे कि पूरे वर्ल्ड को मुट्ठी में कर रखा है ना। अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। यहाँ पर इंटरनेट ने लोग जो है उसके इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। नाउ एवरीवन इज़ डिपेंडेड ऑन इंटरनेट, है ना, फॉर देयर एंटरटेन, फॉर देयर इंफॉर्मेशन, फॉर देयर वर्क, फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग, है ना। तो यहाँ पर इंटरनेट जो है वो उसने भी इसको बहुत ज़्यादा रैपिड कर दिया है। सो द नेक्स्ट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। दिस इज़ द अनदर फैक्टर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने बात की है, तो वो आप देखिए कि जो टेक्नोलॉजी है, एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद जो आप देख सकते हैं अनदर फैक्टर, दिस इज़ इंटरनेट एंड द नेक्स्ट वन इज़ लिबरलाइजेशन in trade. So definitely these are the factors behind it। और इन फैक्टर्स ने जो ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा रैपिड कर दिया है। सो ये जो लिबरलाइजेशन वाला जो टॉपिक है ये भी अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिबरलाइजेशन के लिए एग्ज़ाम में अक्सर जो क्वेश्चन आता है सेपरेटली भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसको कि देखिए कि चाइनीज़ टॉयज़ का अभी हमने एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको नहीं बताया था। तो क्योंकि यहाँ पर आप याद रखिए, देखिए, है ना, कि ये चाइनीज़ टॉयज़ का कि सपोज़ इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस उठाना पड़ रहा है। चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं वो सस्ते दामों में लोगों को मिल रहे हैं, तो वो पूरे मार्केट में जैसे कि उनका फ्लड आ चुका है चाइनीज़ टॉयज़ का, तो जिसकी वजह से इंडियन जो मार्केट्स हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट, सपोज़ अगर गवर्नमेंट ऐसा करे कि उस पर टैक्स इम्पोज कर दे, तो इसके जो चाइनीज़ टॉयज़, इंडियन गवर्नमेंट पुट्स अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ टॉयज़, कि अगर कोई इम्पोर्ट करते हैं टॉयज़ को तो उस पर टैक्स लगा दिया जाए, तो क्या होगा कि जो ये भाई दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज़ वुड हैव टू पे टैक्स, यानी कि यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा देने पर उन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स देने पर क्या होगा कि जो बायर है ना, वो अपने जो भी उसके इम्पोर्टेड जो टॉयज़ हैं उस पर उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि रेट हो जाएगा कैसा, हायर प्राइस। तो चाइनीज़ टॉयज़ जो हैं बहुत लंबे टाइम तक इंडियन मार्केट में उतने सस्ते नहीं रह पाएंगे।
और जो इंडियन टॉयज़ हैं या इंडियन बिजनेस जो हैं उनको इतना ज़्यादा कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। तो जो इंडियन मार्केट में जो चाइनीज़ टॉयज़ हैं अगर वो इस तरीके से हायर प्राइस पर अगर रहेंगे और उनको इम्पोर्ट ड्यूटीज़ देनी पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और इंडियन टॉय मार्केट वो क्या हो जाएगा, वो प्रॉस्पर हो जाएगा, इंडियन टॉय मेकर्स जो हैं वो प्रॉस्पर हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती है कि अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा दे, है ना। तो उस पर भी हम देखते हैं कि एक्चुअली वी आर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, सो WTO के बारे में भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज़ ये क्या है कि हमने कहा कि अभी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा देना, इम्पोर्ट पर टैक्स लगा देना, तो ये सब क्या है कि ये जो एग्ज़ाम्पल है जो इम्पोर्ट पर टैक्स लगाना, ये एग्ज़ाम्पल है किसका, ट्रेड बैरियर का। यानी कि ट्रेड बैरियर क्या है कि इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन सेट अप, यानी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देना किस पर, कि ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उस पर ट्रेड पर लगा देना, ये क्या है, बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज़ बीन। अब गवर्नमेंट यूज़ करती है इस टाइप के ट्रेड बैरियर्स, किसके लिए यूज़ करती है, जो फॉरेन ट्रेड है उसको इंक्रीज़ करने के लिए और डिक्रीज़ करने के लिए। अगर फॉरेन रेस्ट्रिक्शंस जो इस पर जो ट्रेड है उस पर अगर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे तो डेफिनेटली जो हमारा लोकल मार्केट है वो इंक्रीज़ होगा, है ना। तो टू डिसाइड द व्हाट काइंड ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू द कंट्री, तो गवर्नमेंट कैन डिसाइड कि कौन कौन सा सामान कंट्री में आना चाहिए और कौन सा सामान कंट्री में नहीं आना चाहिए, तो वो उस पर जो है टैक्स लगा सकते हैं, ट्रेड बैरियर्स के थ्रू उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या लगा दिए थे, कुछ बैरियर्स लगा दिए थे फॉरेन ट्रेड पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। तो ये ऐसा ध्यान रखा गया था, ऐसा माना गया था कि जो हमारे यहाँ जो कंट्री में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया था कि उस टाइम पर हमारी इंडस्ट्रीज़ जो थी वो इस टाइप की नहीं थी कि वो फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्पीट कर सकते, तो उस समय उनको डेवलप करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए ये ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे। तो यहाँ पर ये मार्केबल है पॉइंट, आप मार्क कर सकते हैं अपने पास। इंडस्ट्रीज़ वर जस्ट कमिंग अप इन द, यानी कि इंडस्ट्रीज़ जो थी, अब देखेंगे 1950 से 1960s तक, है ना। यहाँ पर जो कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स एट दैट स्टेज वुड नॉट हैव अलाउड दीज इंडस्ट्रीज़ टू कम अप, तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस 1950 से 60s के बीच में लगाए गए हैं। और इस प्रकार इंडिया ने क्या किया है कि इम्पोर्ट के लिए किसको केवल अलाउड किया था, मशीनरीज, फर्टिलाइज़र्स, पेट्रोलियम, केवल यही असेंशियल आइटम्स थे जिनको कि उसने अलाउड किया था। यू कैन मार्क दिस इन 1 मार्क क्वेश्चन, दिस आंसर कैन कम, this question can come, and note that all developed countries during the early stage of development have been protection of the domestic producers. So यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका रिस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है, और 1950 से 1960s के बीच में गवर्नमेंट ने लगाया था, क्यों लगाया था। फिर उन्होंने क्या 1991 में इन्होंने क्या किया कि कुछ और चेंजेस किए अपनी पॉलिसीज़ में इंडिया में। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब ये टाइम पर ऐसा टाइम है कि इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं नाउ दे कैन कॉम्पीट विद ग्लोबल मार्केट। सो उन्होंने ये फेस किया कि अब जो है परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट होगा। तो यहाँ अब देखेंगे कि ये जो डिसीज़न है ये वाकई में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो था ये सपोर्टेड ये किया गया, और वाकई में ये जो था वो बेनिफिशियल भी साबित हुआ। तो 10 बैरियर ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वर रिमूव्ड। अब क्या था कि लिबरलाइजेशन क्या है, यानी कि फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर जो बैरियर्स लगाए गए थे उनको हटा दिया गया। एंड दिस मीन्ड दैट गुड्स कुड बी इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड ईजीली, एंड ऑल्सो फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप factories and offices. So this removing barrier on restrictions set by government is known as the liberalization. Again I am repeating it.
removing barriers and restrictions set by government is called liberalization. So liberalization को जानने से पहले आपको ट्रेड बैरियर्स को जानना चाहिए. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि व्हाट आर ट्रेड बैरियर्स, व्हाई दे आर नीडेड. ये एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. कब गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स इम्पोज किए थे, कब उसको रिमूव किया था, और लिबरलाइजेशन क्या है, ये इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. सो नाउ आई हैव टोल्ड यू. अब आपको बता दें कि ये जितने भी आपने देखा अभी कि लिबरलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा कि कैसे गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पर इन्वेस्टमेंट पर लिबरलाइजेशन किया है ना, और लेकिन इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट किया गया. तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा? तो दीज ऑर्गेनाइजेशन से दैट ऑल बैरियर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं कि जितने भी बैरियर हैं ये फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे से हटा लेने चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं. हार्मफुल कैसे होते हैं? क्योंकि जो दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो जो है ग्लोबली ये क्या नहीं हो सकते हैं, डेवलप्ड नहीं हो पाते, इनको कोई चांस नहीं मिल पाता है. तो इक्वली जो है सभी को चांस मिलना चाहिए. सो ये जो बैरियर्स हैं इनको हटा देना चाहिए. सो देयर शुड बी नो बैरियर, तो यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए. तो ट्रेड बिटवीन कंट्रीज शुड बी फ्री एंड ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड शुड लिबरलाइज देयर पॉलिसीज़. तो यहाँ पर ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना. आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है. तो यहाँ पर क्या है कि WTO क्या है, ये एक ऐसा ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि एम है इसको इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना. तो स्टार्टेड एट इनिशिएटिव ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. अब देखिए WTO इस्टेब्लिश रूल्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड सीज दैट रूल्स आर ओबेड. वो ये देख भाई इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो जो है रूल्स रेगुलेशंस भी सेटअप करते हैं. और यहाँ पर ये भी देखते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि रूल्स फॉलो करते हैं, कौन से रूल्स फॉलो नहीं करते हैं. अकॉर्डिंग टू 2013 तक यहाँ पर 159 कंट्रीज़ जो थे वो इसके मेंबर्स थे. बट नाउ इट हैज़ 164 मेंबर्स. अब इस तरीके से इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो बढ़ चुके हैं. थ्रू WTO इज़ सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, है ना, कि सभी को फ्री कर दिया जाए, यहाँ पर सभी कंट्रीज़ को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. बट लेकिन देखा ये गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो अनफेयरली क्या करते हैं, इन्होंने ट्रेड बैरियर्स जो है इम्पोज किए हुए हैं. दूसरी तरफ WTO रूल्स हैव फोर्स्ड द डेवलपिंग कंट्रीज़ टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को WTO फोर्स करता है कि वो ट्रेड बैरियर्स ना लगाएं, है ना, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने क्या लगाए हुए हैं, ये ड्यूटीज़ जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इम्पोज की हुई है. तो यहाँ पर देखेंगे आपकी ये एग्ज़ाम्पल जो इसमें आपकी बुक में दिया गया है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये इसी के ऊपर है. तो यहाँ पर क्यों नीड है फ्री एंड फेयर ट्रेड की. तो ये आप देखिए कि कैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं किस तरीके से इसका एडवांटेज ले रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ को फोर्स किया जा रहा है. तो यहाँ पर हम जो नेक्स्ट है वो देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि भाई इस ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. लास्ट 20 ईयर्स से ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे. एंड यहाँ पर इसका इफ़ेक्ट क्या है लोगों की लाइफ पर कि ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स both local and foreign producers has been the advantage of the to consumer. यहाँ पर अब देखिए कि भाई कंज्यूमर के सामने क्या है, कंज्यूमर के सामने तो वाइड वैरायटीज़ हैं. कंज्यूमर के पास अब वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ को, इम्प्रूव्ड क्वालिटी को एंजॉय कर रहा है, लोअर प्राइस को एंजॉय कर रहा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे. तो यहाँ पर कंज्यूमर के लिए तो क्या है, कंज्यूमर के लिए तो बेनिफिट है.
अब फर्स्टली यहाँ पर देखिए कि एमएनसीज़ ने क्या किया है कि उनका इन्होंने इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ा दिया है। बीते पास्ट के 20 ईयर्स में एमएनसीज़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ बढ़ा है। तो यहाँ पर इंडिया में इसमें उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। एमएनसीज़ जो है वो इंटरेस्टेड हैं इंडस्ट्रीज़ जैसे कि सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स और फास्ट फूड एंड सर्विसेज, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये यहाँ पर आपने देखा होगा कि फॉरेन जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, वो यहाँ पर इस फील्ड में काफ़ी सेटअप की गई हैं। एंड द प्रोडक्ट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स इन दीज इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज, न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। इस तरीके से वर्कर्स को भी काफ़ी यहाँ से बेनिफिट हुआ है एमएनसीज़ के बढ़ने से। तो वर्कर्स को कैसे बेनिफिट हुआ है कि उनको बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, बहुत ज़्यादा उनको अच्छी जॉब्स मिली हैं, जॉब क्रिएट हुई हैं उनके लिए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं स्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे चांस जो है वो ओपन हुए हैं। और लेकिन जो बहुत सारी टॉप इंडियन कंपनीज़ जो हैं, है ना, वो भी यहाँ पर बेनिफिट ले पाई हैं इंक्रीज्ड कंपटीशन से। तो दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। लेकिन जो अब देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज Indian companies to emerge as multinational themselves. टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, रैनबैक्सी, एशियन पेंट्स, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको बहुत मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में जो उभर के आई हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज and providing services, particularly those involving IT sector. And the Indian company producing a magazine for the London-based company and sell call centers are some examples. तो यहाँ पर किस तरीके से बहुत सारे लोगों के लिए जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं थ्रू दिस, यू कैन सी, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसके बहुत सारे जो है वो डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक्चुअली क्या है कि जो कंडीशन है ऑफ द वर्क एंड हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स डिस्क्राइब, कुछ एग्जांपल्स आपको बुक में दिए हुए हैं जिनके थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारी एक तो लोकल जो कंपनीज़ हैं, है ना, वो बंद होने के कगार पे भी आ चुकी हैं, है ना, क्योंकि उनको एमएनसीज़ का अगर सपोर्ट नहीं मिल पाया है तो वो कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं मार्केट में। एंड मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मैंने अभी आपको बताया कि स्किल्ड के लिए तो अपॉर्चुनिटी है बट अनस्किल्ड के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो कंडीशन ऑफ वर्क इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैव come to resemble the unorganized sector. Workers in organized sector such as जैसे कि एग्जांपल में सुशीला का एग्जांपल दिया गया है कि उनको भाई प्रोटेक्शन की नीड है, बेनिफिट्स दैट हैव एंजॉयड अर्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है। तो द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, क्यों यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जैसे कि आपको मैं अभी एक लाइन बताया था कि यहाँ पर क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या ले रही हैं, यहाँ पर एडवांटेज ले रही हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ को रूल्स रेगुलेशंस WTO के फोर्स किया जा रहा है उनको फॉलो करने के लिए। तो क्या है कि जो अबव एविडेंस हैं जितने भी बुक में आपको एग्जांपल समझाए गए हैं, बताए गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ग्लोबलाइजेशन से यहाँ पर बेनिफिटेड हैं। ग्लोबलाइजेशन के जितने फ़ायदे हैं वहाँ पर उसके कितने डिसएडवांटेजेस भी हैं। पीपल विद एजुकेशन, स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी। ऑन द अदर हैंड there are many people who have not shared the benefits, yes I have said, and this globalization is now a reality. ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये वास्तव में इसकी क्या ये जो है ये अब रियलिटी क्या है। द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर। अब देखिए कि क्या क्वेश्चन ये उठता है कि ग्लोबलाइजेशन को और कैसे फेयर किया जा सकता है कि जिससे कि सभी लोगों के लिए इक्वली अपॉर्चुनिटीज़
जो हैं वो क्रिएट हो सकें और ये जो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट है वो सभी के लिए बेटरमेंट के लिए जो है इंश्योर हो सके। तो गवर्नमेंट को इसमें रोल प्ले करना चाहिए अगर इसको पॉसिबल करने के लिए कि जो पॉलिसीज़ हैं वो लोगों के किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकें, है ना। केवल ऐसा नहीं है कि रिच और पावरफुल लोगों को ही इसका बेनिफिट मिले, बल्कि कंपनी जो कंट्री है उसके सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ये जो है कुछ लेबर लॉज वगैरह बनाने चाहिए जिससे कि और उनको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट जो वर्कर्स हैं उनको राइट मिल सके। और गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है हमारे जो जितने भी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, जिससे कि वो कॉम्पीट कर सकें इन प्रॉपर वे। एंड ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है वो जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का यूज़ करे। इट कैन नेगोशिएट उससे WTO के साथ बातचीत के थ्रू के बातचीत की जाए फॉर फेयर रूल्स। एंड इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज एंड विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO. As in current news, you have seen in many magazines, in newspapers that all these things are seen by the Narendra Modi, and he is trying to improve all this and with negotiation. And in the past few years, massive campaign and representation by the people's organization have influenced important decisions relating to trade and investment at WTO. Yes, ऐसे बहुत सारे जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिले हैं, ऐसे डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिले हैं। वाकई में जो फेयर ग्लोबलाइजेशन है उसके स्ट्रगल में इनका भी बहुत ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट रोल रहा है। So now this chapter has been closed, and if there is any query you can ask to me, and जितने भी इसके notes हैं I will provide you on, and if you can ask any query you can ask on ERP. So thanks for watching.